अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, खबर यह है कि फॉरेन फंडिंग केस जो 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में चलता रहा और 1.5 माह पहले उस पर फैसला महफूज हो गया था, उसका फैसला सुनाने के अमल पर काम शुरू कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ये फैसला कब और कितने दिनों में सुनाया जाने वाला है। और फिर जनाब फाइनेंशियल टाइम जो कि बरतानिया का जरीदा है, उसने इमरान खान साहब की जिसे कहते हैं सारी सियासत का बेड़ा ही गर्क कर दिया। बहुत सारे नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर जो सियासी जंग है उसमें शिद्दत आ चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर कभी एक फरीक का पलड़ा झुकता था, कभी दूसरे का झुकता था, लेकिन अब ये घंटों की बुनियाद पर आ गया। कब कब क्या क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर जो जुडिशल कमीशन वाला तनाज़ा था वो भी बढ़ता जा रहा है। वकला तंजीमें भी एक फरीक के साथ डट कर खड़ी हो गई हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जारी सियासी जंग उसने शिद्दत इख्तियार कर लिया। ये सियासी जंग इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी उसके बाद शुरू हुई थी और दिन ब दिन उसकी शिद्दत बढ़ती गई। इमरान खान साहब विफाक में इक़्तिदार से गए, फिर पंजाब में इक़्तिदार से गए, फिर पंजाब का इक़्तिदार उन्होंने अपनी पार्टी के बजाय काफली को देकर दोबारा हासिल कर लिया। और ये जो जंग है, सियासी जंग, ये अदालतों में भी चल रही है, ये जलसे जुलूसों में भी चल रही है, ये मैदानों में भी चल रही है, ये इलेक्शन कमीशन में भी चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। लेकिन अब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब बहुत घंटों के हिसाब से मामला हो रहे हैं। जैसे पहले वज़ीर आला पंजाब का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हुआ, उससे पहले जो है वो ऐवान के अंदर 2 मरतबा हमजा शहबाज शरीफ साहब फातह करार पाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके परवेज़ इलाही साहब फातह करार पाए, उसके बाद फिर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ कल। उस इजलास के अंदर जो मुबैना तौर पे कहा जाता है कि चीफ जस्टिस साहब जिन 5 जो ऐसे जजेस को तैनात करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि सीनियरिटी लिस्ट में नहीं थे, उसके हवाले से फ़ैसला आया और चीफ जस्टिस साहब को उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। वो उन जो जजेस हैं उनको तैनात नहीं करवा सके। आज उसमें मज़ीद चीज़ें आ गई हैं कि उसमें मुख्तलिफ लोग बोलना शुरू हो गए और चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि कल रात को अचानक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 11 अरकान जो PTI के थे उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। 125 लोगों ने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, लेकिन 11 अरकान का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। आज फिर पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर का इलेक्शन था और जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे सब्तान खान, वो 185 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। ये अलग बात है कि सब्तान खान को स्पीकर मुंतखब होने के बावजूद स्पीकर का कमरा नहीं मिलेगा। भला कैसे नहीं मिलेगा? वो ऐसे नहीं मिलेगा कि जो स्पीकर का कमरा था पंजाब असम्बली के अंदर वो वज़ीर आला के कमरे से बड़ा था। तो पहले तो जनाब वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब खुद स्पीकर थे तो इसलिए वो उस कमरे में विराजमान थे। लेकिन जब वो वज़ीर आला बन गए तो उन्होंने अपना जो स्पीकर वाला कमरा था उसी के ऊपर वज़ीर आला की तख्ती लगा दी और जो वज़ीर आला वाला कमरा था उसके ऊपर स्पीकर की तख्ती लगा दी। सब्तान खान साहब जो है वो स्पीकर वाले पुराने ऑफिस में नहीं बैठेंगे, वो जो नया ऑफिस परवेज़ इलाही साहब की मेहरबानी से अलाट हुआ उसमें बैठा करेंगे। इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे सैफुल मुल्क खोखर, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और कल जिस वक्त ये नाम सामने आया था कि कौन इलेक्शन लड़ेगा तो हमें पता चला था कि मलिक अहमद खान साहब को कहा गया कि वो स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने माजिद कर ली। और जब ये ऐलान हुआ कि जनाब सैफुल मुल्क खोखर साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो उस वक्त ही सियासी तजियाकारों ने कहा था कि इस इलेक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही PMLN ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया, क्योंकि जो उम्मीदवार है उसको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो पार्टी वाकई इलेक्शन लड़ना चाह रही है या कि बस एक खाना पूरी कर रही है कि वो ठीक है कमल में हिस्सा लेना है तो वो लिया जाए। लेकिन ये जो स्पीकर का आज इलेक्शन हुआ उसके अंदर भी बहुत सारा जो इख्तलाफात और तनाज़े पैदा हुए। पहले इल्ज़ाम लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई खातून MPA हैं वो 4 बैलेट पेपर लेकर फ़रार हो गई हैं। फिर जो पैनल ऑफ चेयर था उसने कहा कि नहीं जी ये वो रिकवर किए जाएँ। उसके बाद जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो अता तारड़ जो थे उन्होंने इस रिज़ल्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि जी बैलेट पेपर्स मिसिंग हैं और हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, दोबारा पोलिंग कराई जाए। लेकिन खैर दोबारा पोलिंग वहाँ पे किसने करानी है, लेकिन अभी जो है वो स्पीकर वाला इलेक्शन उन्होंने जीत लिया। इस सारे मामले के साथ साथ पैरेलल 2 और मामला चल रहे थे। एक, जब कल जुडिशल कमीशन के इजलास के में जो उसके जो चेयरमैन थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, वो जब अपने 5 या 4 जजेस को नामजद नहीं करवा सके, उनकी मंजूरी नहीं ले सके, 5-4 से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद फिर एक तनाज़ा शुरू हो गया और उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जो मिनट्स हैं वो नहीं जारी किए गए, उसका जो एलामिया है वो गलत जारी किया गया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी ये इजलास मौखर नहीं हुआ बल्कि ये नाम मुस्तरद कर दिए गए हैं।
फिर उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद जो इसके मेंबर थे उनका भी बयान आया और वो भी जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला ही बयान था। उसके बाद फिर जो आज जो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के पर इजलास की ऑडियो लगाई गई। उस ऑडियो में जो है वो इजलास मुखर करने की सदा अटॉर्नी जनरल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। अब देखें ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा। ये तनाज़ा तो शदीद हो चुका है, लेकिन जो मुल्क भर की बार एसोसिएशंस हैं और बार काउंसिल्स हैं उन्होंने इस सारे मामले में जो एंटी ग्रुप है, एंटी ग्रुप से मुराद ये है कि जो जस्टिस काजी फाइज साहब या जस्टिस तारिक मसूद या वज़ीर कानून साहब या अटॉर्नी जनरल साहब इनके साथ खड़े होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये सीनियरिटी का मामला है जजेस की, तो हम इसमें हम तमाम के मुल्क की जो बार्स हैं वो इनके साथ खड़ी हैं। ये एक और बड़ा सेटबैक होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि बाबर वान साहब इस मामले में बड़े एक्टिव और मुतरक दिखाई दे रहे थे चीफ जस्टिस साहब की हिमायत में कि जो जजेस वो नामजद करवाना चाहते हैं वो किसी तरीके से नामजद हो जाएं, क्योंकि इससे पहले वो वज़ीर भी रहे तो उनका असर रसूख तो है, लेकिन यहाँ पर जो है उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस साहब वाला जो मामला था वो नहीं हो सका। अभी ये मामला चल रहा था तो इसके साइड पे साइड एक और स्टोरी चल रही थी, वो थी स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी। फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो बरतानिया का बड़ा एक मुस्तनद जरीदा समझा जाता है, ख़ुसूसन इकॉनमी के मामलात पर उनकी जो ग्रिप है वो एक बड़ी मुस्तनद समझी जाती है। उनकी बहुत अच्छी ग्रिप है, उनके पास एक बहुत बड़ी रिपोर्टिंग टीम है, बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर्स की टीम है उनके पास जो कि स्टोरीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसमें जो आरिफ नकवी साहब हैं अबराज ग्रुप वाले, इस पर हम एक अलग भी प्रोग्राम करेंगे कि आरिफ नकवी साहब दरअसल हैं कौन और उनका इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है। ये बहुत जल्द हम आपको एक अलग प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन आरिफ नकवी साहब के बारे में पता चला कि जी उन्होंने वहाँ पे एक काउंटी बनाई हुई थी, उसके तहत उन्होंने मैच कराया। और ये जो सारा ये जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो ये कहता है कि वहाँ पे जो पैसे इकट्ठे किए गए वो सारे के सारे पैसे जो थे वो बुनियादी तौर पर खैरात के नाम पर, फलाई कामों के नाम पर इकट्ठे किए गए, लेकिन बाद में वो पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भिजवा दिए गए पाकिस्तान के अंदर। और उसके अंदर $20 लाख तो सिर्फ UAE के जो एक वज़ीर थे अन्नहान, जो उनके शाही ख़ानदान के रुकन भी हैं, उन्होंने दिए थे। और ये जो मुख्तलिफ़ किस्तें भेजी गई उनमें जो सबसे बड़ी किस्त थी वो $13 लाख से ज़ायद की थी, जो कि 2013 के इलेक्शन से पहले यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पहुँच गया। अब इमरान खान साहब भी लोगों को सादा समझते हैं और वो कहते हैं जी मुझे तो पता नहीं ये वैसे किसने भेजे हैं। और भाईजान मेरे जैसा कोई बंदा, आपके जैसा कोई बंदा, $1 लाख अगर उसके अकाउंट में आ जाए तो पाकिस्तान में 10 इदारे आ जाते हैं पूछने के लिए कि बताएं जी ये पैसे किधर से आए आपके पास। तो बंदा कहे जी मुझे नहीं पता, तो वो तो फिर हमें तो उठा के ले जाएंगे। वो खान साहब को पूछता नहीं है, लाडले तो वो बरल हैं, बरल किसी न किसी के। तो वो मामला चल रहा है। लेकिन जो फाइनेंशियल टाइम्स वाला मामला है इसमें हम ये कह सकते हैं जो फॉरेन फंडिंग केस का बार बार मुतालबा किया जाता है अपोजिशन की तरफ से, वो सारा कुछ होता। रिपोर्ट भी आ गई थी, सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट भी आती। लेकिन 4 लोगों की आदत होती है जो खबर पसंद ना हो तो कहता नहीं ये खबर ही गलत है कि पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है। जो हालांकि ये रिपोर्ट जो सिक्योरिटी कमेटी ने जितना काम किया था स्टेट बैंक के अंदर से रिपोर्ट्स ली थी सारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार के अंदर हासिल की गई थी। सो इसके बावजूद फिर भी लोग कहते थे कि नहीं जी नहीं ये रिपोर्ट गलत है और ये इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने जो ये सारा पोल खोल दिया। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स के इस स्टोरी के बाद जो एक दबाव आया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस केस का फैसला सुनाने के लिए, ये एक अलग कहानी है। वैसे तो अपोजिशन या इमरान खान साहब की अपोजिशन की मैं बात करूं या इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब भी मुतालबा कर रहे हैं, मरीम साहबा ने मुतालबा किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुतालबा किया, लेकिन बहरहाल अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई हिलजुल दिखाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता ये स्टोरी आने के बाद एक इखलाकी दबाव बढ़ गया है कि जनाब ये सारा सामने आया। और इमरान खान साहब जो ये कहा करते हैं कि जी मैं बरतानिया का बहुत ज़्यादा समझता हूँ, वहाँ के अदालती निज़ाम पर भी उनको बड़ा एतमाद और वो उसकी मिसालें भी दिया करते हैं। तो जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, खान साहब जाके उसके ऊपर केस करें कि जी आप मेरे ऊपर क्यों ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और फिर जो वो चैरिटी मैच करवाया गया आरिफ नकवी साहब के, कोई वहाँ पे सुना है महलनुमा रहायश गाह है, उसके बीच में वो मैच करवाया गया, वहाँ पे लोगों को इनवाइट किया गया स्पोर्ट्स के लिए। और कहते हैं कि वहाँ पर कोई शराब शुरू की पार्टी भी चल रही थी, तो उसके लिए और उस मैच के दौरान जो टीमों के नाम रखे गए थे फैसलाबाद और पेशावर के नाम के साथ, उनके नाम के साथ जो मज़ीद लफ्ज़ अटैच किए गए थे वो इन शहरों की जिसे कहते हैं कि तजलील करने की कोशिश की थी। और खान साहब ने कहा जी कोई मसला नहीं, पैसे आ रहे हैं। तो वो बहरहाल पैसे आए और ये अब एक मामला बन गया है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जनाब अपनी स्टोरी की तरफ, जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि दबाव रंग ले आया। जनाब दबाव कैसे रंग ले आया कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला नहीं हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जो पाकिस्तान के अंदर, जब फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी या सेकंड वर्ल्ड या इवन थर्ड वर्ल्ड के अंदर भी जितने हरबे हो सकते हैं वो सारे उन्होंने जमाए थे। कई दफ़ा उन्होंने वकील बदले। आज मैं नया वकील आ गया हूँ, मुझे भी पता नहीं है, मुझे मोहलत दी जाए। आज वकील साहब को कोरोना हो गया, आज वकील साहब स्विट्ज़रलैंड चले गए हैं, आज जनाब वो हड़ताल हो गई है, आज मुल्क में कोई और हंगामा खेज सूरत हाल हो गई, अभी कोरोना हो गया। बहरहाल जो जितने भी
डिलेइंग टैक्टिक्स थे उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन अकबर बाबर साहब खड़े रहे मुस्तकिल मिजाजी के साथ। और ये केस किसी और ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं फ़ाइल किया था, ये केस खुद अकबर बाबर ने फ़ाइल किया था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं। तो बहरहाल अब अकबर बाबर साहब ने भी तमाम जो है वो शवाहिद फराहम किए, खुद इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी कमेटी बनाई और रिपोर्ट्स मंगवाई, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई जो कि फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग, दोनों लफ्ज़ इसके लिए ठीक हैं, तो वो इसके बीच में पाई गई। लेकिन ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ने तो ये सारा कुछ ही आगे ओवर कर लिया। तो खान साहब भी उसमें बहरहाल अभी तक उन्होंने कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की, ना उन्होंने स्टोरी की तजदीद की, ना इवन ये भी ऐलान किया कि जी मैं उनको सू करूँगा। बहरहाल ये अब एक प्रेशर आ रहा था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ख़ुसूसन जब ये सुप्रीम कोर्ट वाला फ़ैसला आया और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तमाम मुल्क की जो जमातें थी, हुक्मरान इत्तेहाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तमाम लोगों ने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला कब सुनाएगा, 1.5 महीने से तो ये फ़ैसला महफूज है। और मरीम साहबा ने तो तंज में बहुत आगे जाके कहा कि इस मुल्क के अंदर कोई वाहिद चीज़ जो महफूज है वो फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला है। अच्छा, अब मैं जो आपको ख़बर देने जा रहा हूँ वो बड़ी एक्सक्लूसिव है। वो ख़बर ये है कि जनाब हमारे ज़राए का ये कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस का जो फ़ैसला है उसको हतमी शक्ल देने के लिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया है। ज़राए का ये कहना है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने जितने भी मुतल्लिका हुकाम हैं उनको सुबह जल्दी दफ्तर आने की हिदायत की आइंदा चंद दिन। और यह भी पता चला कि जो उनकी कानूनी टीम है उसके से पूरी मुशावरत ली जा रही है, उसके बाद इस फैसले को ड्राफ्ट किया जाएगा। और ये ज़राए का कहना है कि ये जो फ़ैसला होगा ये बहुत तफसीली फ़ैसला होगा और सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। ये कोई 2, 4, 10 सफ़ात या दर्जन या 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नहीं होगा, सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला होगा। और ये फ़ैसला जनाब आएगा अगस्त के वस्त तक, यानी कि आप भी कह रहे हैं कि आज से 2.25 हफ्ते के दौरान किसी भी वक्त ये फ़ैसला जो है वो आ जाएगा। ज़्यादा इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगस्त के दरमियान में ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। और ये फ़ैसला जब आएगा तो फिर पाकिस्तान के सियासत का आगे का चलन मुतय्यन होगा। इस हवाले से ये भी पता चल रहा है कि जहाँ इलेक्शन कमिश्नर पर यह दबाव है कि वो फ़ैसला जल्द सुनाए, वहाँ पर उन पर कुछ ऐसा भी मुबैना तौर पर दबाव आ रहा है कि इस केस का फ़ैसला ना सुनाया जाए, वरना जनाब मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा। और वैसे खैर अगर कोई इंसाफ पर मबनी फ़ैसला आता है तो उससे मुल्कों और कौमों का नुकसान नहीं हुआ करता, फ़ायदे हुआ करता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।